हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे। कुछ एचटेट के क्वेश्चन हमने दूसरी वीडियोज़ में डिस्कस कर लिए हैं, आप चैनल पे चेक कर लेना। जो हमारे क्वेश्चन बच गए हैं आज उस पर हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद डिस्प्लेसमेंट दिस मीटर टाइम इन सेकेंड, उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? देखो डिस्प्लेसमेंट दे दिया, एस दे दिया, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या थी कि अलग अलग ऐसे दे दिया कि 4t स्क्वायर प्लस 2ts ये इक्वल है 4t स्क्वायर प्लस 2ts, और ये इक्वल है 4t स्क्वायर प्लस 2t, ऐसे दे दिया था। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, सुनो मैं यहाँ इनको अलग से इक्वल रख के दिखाता हूँ भाई। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो 4t स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाएगा माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2ts उधर जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा बचेगा क्या, फाइनल हमारा बचेगा 4t स्क्वायर प्लस 2t। तो कहने का मतलब ये था, इसमें ये आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या, 4t स्क्वायर प्लस 2t बचा। अब क्या करना है भाई, हमें पता है, हमने 3 इक्वेशन पढ़ रखी हैं। s दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो एक s की इक्वेशन ले ली, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने पढ़ रखी है। और जो डिस्प्लेसमेंट हमारा आया 4t स्क्वायर प्लस 2t आया, तो वो लिख दिया s इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t, है ना, कैंसिल करके आया 4t स्क्वायर प्लस 2t। अब देखो कंपेयर करूँगा 2t यू टी, टी तो u कितना हो गया, 2 हो गया, टी से मैं u2 हो गया भाई। चलो एक वैल्यू आ गई u2, टी स्क्वेयर यहाँ भी टी स्क्वेयर, तो हाफ ए की वैल्यू क्या आ गई भाई, 4 आ गई। मैं कंपेयर कर रहा हूँ इक्वेशन को, हाफ ए की वैल्यू आ गई 4, तो हाफ ए को रखा 4, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 8, तो एक्सेलरेशन आ गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा हमारा कांस्टेंट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 0 नहीं आया, 4 भी नहीं आया, कांस्टेंट 8 आया। वेरी कर रही है टाइम के साथ, नहीं भाई कांस्टेंट है, सीधी क्या है 8 आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133, कह रहा है गाड़ी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड में सर्कुलर पाथ पे। भाई एक ऐसा सर्कुलर पाथ है, उसमें एक ऐसे जो कोई गाड़ी मूव कर रही है, स्पीड कैसी है उसने खुद बता दिया, स्पीड है यूनिफॉर्म। मतलब अगर 10 की स्पीड पे चल रही होगी गाड़ी तो 10 की पे ही चल रही है, जो भी यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन फिक्स है, बदल नहीं रही है। कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है? कह रहा है स्पीड और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट है, नहीं ये बात गलत है। एक्सेलरेशन 0 है, ये भी गलत है। फोर्स का क्या, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये भी गलत है। भाई फोर्स इस पर लग रहा है, भाई ग्रेविटी का भी लग रहा है फोर्स, सेंटर से भी लग रहा है जब कोई सर्कल में चीज़ घूमती है। क्या इसकी स्पीड कांस्टेंट है? हाँ भाई कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आओ इसको मैं आराम से अच्छे से समझाता हूँ। साइंस में आप एक्सेलरेशन का मतलब समझो। साइंस कहता है अगर स्पीड में चेंज हो रहा है, ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है। और साइंस दूसरी बात भी कहती है कि अगर डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है ना, तो भी एक्सेलरेशन हो रहा है। देखो यहाँ स्पीड में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रही है ना। डायरेक्शन बदल रही है तो हम कहेंगे भाई एक्सेलरेशन हो रहा है। या फिर हम कहेंगे वेलोसिटी क्या हो रही है, इसकी बदल रही है। वेलोसिटी का मतलब समझते हो आप? वेलोसिटी में 2 चीज़ आ जाती है, स्पीड। वेलोसिटी में एक तो स्पीड देखते हैं और डायरेक्शन देखते हैं। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है भाई, स्पीड भले ही सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, तो मतलब वेलोसिटी भी बदल रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन बदल रही है, तो भाई एक्सेलरेशन 0 है? नहीं, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ हो रही है। अभी मैंने आपको बताया अगर डायरेक्शन बदलती है या स्पीड बदलती है तो एक्सेलरेशन होती है। क्या इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा? नहीं भाई लग रहा है, इस पर तो ग्रेविटेशनल भी फोर्स लग रहा है।
तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीड कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज चेंजिंग। कोई भी अगर और आपको डाउट लगे तो आप कमेंट में पूछना। अब पढ़ते हैं 135 क्वेश्चन। कह रहा है एक पत्थर है, स्टोन ऑफ मास, उस पत्थर का कुछ ना कुछ मास होगा, ये पत्थर है भाई, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, मान लो ये हाइट है h, इससे ये पत्थर नीचे गिर रहा है। कह रहा है एयर रेजिस्टेंस कोई नहीं है, मतलब हवा इसको नहीं रोक रही है। तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बता दो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब ये ऐसे नीचे 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 गिरेगा, जैसे बिल्कुल ग्राउंड पे एकदम पास पहुंच जाएगा ना, टच होने से पहले, लगने से पहले, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये बताना है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जब ये पत्थर हाइट पे होगा ना, तो हाइट पे होगा तो मतलब रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh। हमें पता है जब कोई चीज़ हाइट पे होती है ना, पत्थर हाइट पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होती है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो जितनी हाइट पे है उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहती है मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो भाई पत्थर हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है mgh, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी जब होती है जब कोई चीज़ मूव करे, अभी तो हाइट पे तो पत्थर किस पे है, रेस्ट पे है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या है, जीरो है, कर दी भाई जीरो। अब जैसे जैसे स्टोन गिरेगा भाई, जब ऊपर से पत्थर गिरेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। क्यों, ऊपर से आ रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती, जितनी ज़्यादा तेज़ मोशन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो ऊपर से तेज 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 आ रहा है तो भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो ऑल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। यहाँ कोई हवा का रोल तो था नहीं कि भाई हवा रोक रही है तो आधी एनर्जी उससे लड़ने में लग गई, नहीं, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। हमें पता है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, चेंज होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती एनर्जी। तो देखो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो आई कहाँ से, वो जो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी थी उससे इसमें चेंज हो गई। जो ऊंचाई पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी कन्वर्ट हो गए काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, है ना। यहाँ तक जो पहुँच का काइनेटिक एनर्जी है इसमें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई, इसमें पहुँच गई। तो बस यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv², ये बराबर हो गई mgh के, पोटेंशियल एनर्जी के इस केस में। तो भाई इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हाफ mv² मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये किसके बराबर हो गई, mgh के इक्वल हो गई। तो इसका आंसर हो गया mgh, इसका आंसर हो गया। कोई डाउट है तो बताओ, या कुछ ना समझ आया। मैं एक बार हल्का सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि भाई पत्थर ऊंचाई पे है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी अभी जीरो है। जब ये नीचे आएगा ना, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल जब धरती के पास आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी इस केस में। तो के ही होता है हाफ mv², पी होता है mgh, दोनों को बराबर कर दिया, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, हाफ mv² मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो ये आ गया mgh के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्काई अपीयर्स ब्लू मेनली ड्यू टू, आसमान नीला दिखता है ओशियन कलर के रिफ्लेक्शन की वजह से, नहीं। ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है, नहीं। इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, नहीं। सिलेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, यस। आइए इसको समझते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। देखो कंसेप्ट क्या है भाई, आसमान नीला क्यों दिखता है, हमें पता है सनलाइट के अंदर है ना सारी की सारे कलर होते हैं, लेकिन ब्लू लाइट जो है ना उसके अंदर, उसकी वेवलेंथ होती है शॉर्टर, छोटी होती है। तो ध्यान रखना,
जितनी छोटी वेवलेंथ होगी ना उसकी स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा होगी, मतलब वो लाइट उतनी ज़्यादा फैलेगी, उतनी ज़्यादा इधर उधर जाएगी, उतनी ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स में फैलेगी। अब रेड लाइट भी होती है सनलाइट में, लेकिन वो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो वो इतनी स्कैटर नहीं करती। ठीक है, सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे लाल दिखता है, वो क्यों दिखता है भी इसके बाद बताऊंगा, पहले आसमान का देखते हैं। क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ सबसे छोटी नहीं होती, लेकिन सबसे छोटी होती है पर्पल की, पर्पल के बाद होती है ब्लू की, होती है छोटी वेवलेंथ। तो वो क्या करती है, स्कैटर करती है, जिसकी वजह से हमें आसमान क्या दिखता है, आसमानी दिखता है। इसको कहते हैं रेली स्कैटरिंग। अब तुम कहोगे अगर वोयलेट की सबसे छोटी वेवलेंथ है तो वोयलेट दिखना चाहिए आसमान। वोयलेट की होती है 400 nm, ब्लू की होती है 450, लाल की सबसे ज़्यादा होती है 700। जितनी छोटी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग, जितनी लंबी वेवलेंथ उतनी कम स्कैटरिंग। अब देखो मैं इसका आंसर देता हूँ। तुम्हारे हिसाब से पर्पल होना चाहिए, वोयलेट होना चाहिए। वोयलेट इसलिए नहीं होगा भाई, सूरज वोयलेट लाइट बहुत कम निकालता है, एमिट लेस वोयलेट लाइट देन ब्लू। ब्लू लाइट ज़्यादा निकलती है, तो भाई ज़्यादा निकलेगी तो स्कैटरिंग भी उसकी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमारी आँखों को ब्लू दिखता है कंपैरिजन देन वोयलेट। कुछ वोयलेट लाइट एब्जॉर्ब होती है अपर एटमॉस्फेयर में, भाई पहले से ही सूरज के अंदर कम लाइट निकल रही है वोयलेट, ऊपर से कुछ ऊपर एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं, इसलिए बची ब्लू लाइट। ब्लू लाइट ज़्यादा भी होती है और इसकी वेवलेंथ भी छोटी है, तो इसलिए हमें आसमान क्यों दिखता है, नीला दिखता है। ऐसे तो सूरज की रोशनी में और भी लाइट होती हैं, पर वे सब नहीं दिखती, उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो इसलिए भाई ब्लू की वेवलेंथ छोटी है, शॉर्टर है, स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, इस वजह से हमें आसमान नीला दिखता है। वोलेट नहीं दिखता क्योंकि सूरज वोलेट लाइट को कम निकालता है, कम एमिट करता है, और कुछ ऊपर अब्जॉर्ब भी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ब्लू दिखता है। इसलिए मैंने इसका आंसर बताया सिलेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ये सारे के सारे आंसर मैंने उससे मिलाए हुए हैं, आंसर की से मिलाए हुए हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड नॉलेज के लिए देखो आगे भी काम आएगा, जैसे कोई एग्ज़ाम भी दोगे साइंस से रिलेटेड है, यहीं से रिलेटेड हम ये भी बात कर लेते हैं भाई सनसेट लाल क्यों, जब सनसेट होता है, सूरज छिपता है या सूरज उदय होता है, तो हमें लाल लाल सा क्यों दिखता है। देखो सनसेट के टाइम पे सनलाइट ट्रैवल करती है थ्रू अ मच थिकर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब उस टाइम पे ना सूरज हमसे बहुत दूर होता है, एटमॉस्फेयर से बहुत दूरी पे होता है। तो दूरी पे होगा ना, तो जो नीली लाइट है भाई वो स्कैटर करके छोटी छोटी वेवलेंथ ज़्यादा स्कैटर करेंगी, इधर उधर हो जाएंगी, इधर उधर कर स्कैटर हो जाएगी। लेकिन लाल लाइट है जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ है, वो हमें इधर उधर ना होके बल्कि वो हमें दिखती है। भाई नीली लाइट शॉर्टर वेवलेंथ है तो स्कैटरिंग ज़्यादा होके इधर उधर अवे हो जाती है, दूर हो जाती है। लेकिन जो सबसे लंबी वेवलेंथ है जिसकी रेड लाइट, वो हमें दिखती है विच स्कैटर्स द लीस्ट, क्योंकि वो इतनी स्कैटर नहीं होगी, इतनी कहीं कहीं फैलेगी नहीं, तो सीधी हम तक आएगी, इसलिए हमें दिखता है सनसेट लाल दिखता है। थिकर लेयर का मतलब है उस टाइम पे सूरज हमसे बहुत दूर होता है। ठीक है, ऐसे ही मतलब कहाँ होता है, नियर द होरिजन होता है। सनलाइट को हैज़ टू ट्रैवल थ्रू अ मच लॉन्गर पाथ ऑफन कॉल्ड थिकर ड्यू टू लॉन्गर पाथ मोर ब्लू लाइट इज स्कैटर अवे यूजिंग आई। सारी की सारी नीली लाइट तो इधर उधर स्कैटर हो गई, हम तक कौन सी पहुँचेगी, लाल और ऑरेंज लाइट पहुँचेगी, क्योंकि उस टाइम पे सूरज बहुत दूर होता है, तो बस एक लाल लाइट हम तक पहुँच पाती है। थिकर लेयर का मतलब है कि भाई उस टाइम पे सूरज बहुत दूर होता है हमसे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकली थिकर एटमॉस्फेयर, मोटा नहीं, मतलब बहुत दूर होता है। जब सूरज उदय होता है, सूरज छिपता है, तो बहुत लंबे डिस्टेंस दूरी पे हमसे होता है, तो हमें सिर्फ एक ही लाइट दिखती है, वो है लाल। क्योंकि जितनी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी ना, वो समझ लो उतनी ही लंबी दूरी तक ट्रैवल कर सकती है, कम स्कैटर होती है और लंबी दूरी तक ट्रैवल करेगी।
थैंक यू दोस्तों। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आराम से आप देख सको। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि चैनल की ग्रोथ हो और थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे। कोई भी और वीडियो आप चाहते हो जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई कमी लग रही है तो वो आप बताइएगा। चैनल को सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।